दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1326 ईस्वी के मध्य। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है। अब हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। पहला है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, यद्यपि यह एक ही वंश के नहीं थे। अगला फैक्ट है गुलाम वंश का अन्य नाम है आरंभिक तुर्क शासक, मामलुक सुल्तान या आरंभिक तुर्क सुल्तान। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमशी और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। अब हम सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक किसको कहा जाता है? आपका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक के। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की दासता से मुक्ति कब मिली? ये मिली इनको 1206 ईस्वी में। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? आपका उत्तर होगा लाहौर में। नेक्स्ट प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। ये बहुत दान देता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसको पूरा किया इल्तुतमिश ने। यानी कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इस मीनार को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। अब आगे है इल्तुतमिश। ये 1210 से लेकर 1226 ईस्वी तक शासक रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह शासक बना, जिसको हटाकर कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और इसका गुलाम भी था इल्तुतमिश, इसने सत्ता पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क का था। अगला है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आपका उत्तर होगा इल्तुतमिश को। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। नेक्स्ट है दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक किसे माना जाता है? आपका उत्तर होगा इल्तुतमिश को। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक पहला मुस्लिम शासक था, लेकिन उसकी राजधानी लाहौर थी, दिल्ली को पहली बार राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था। अगला फैक्ट है सुल्तान के पद को वंशानुगत किसने किया? तो सुल्तान के पद को वंशानुगत इल्तुतमिश ने किया। अब आगे है 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार प्राप्त हुआ। यह हुआ था 1229 ईस्वी में। अगला फैक्ट है 1234-35 ईस्वी में तुर्कों ने भिलसा के एक प्राचीन हिंदू मंदिर तथा उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा और इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है तुर्कान या चहलगानी या गुलाम चालीसा या इसका चालीसा भी नाम है, इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किया था इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है चंगेज खान समकालीन शासक था इल्तुतमिश का। अगला प्रश्न है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा की शुरुआत किसने की? आपका उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। अब हम आगे देखते हैं इल्तुतमिश ने सिक्कों पर पुत्री रजिया का नाम कब अंकित करवाया? इसको करवाया था ग्वालियर विजय के बाद में। ये जहाँ चांदी का सिक्का टका चलवाया था, उसी पर रजिया का नाम अंकित करवाया था। अगला प्रश्न है इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? आपका उत्तर है इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है चांदी का टका तांबे का जीतल सिक्का किसने प्रारंभ करवाया? आपका उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार क्या थे? तो इनके शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किससे चुना? इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को चुना था, क्योंकि उसके जितने भी पुत्र थे वो लायक नहीं थे, इसलिए उन्हें अपना उत्तराधिकारी रजिया को चुना था। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठा? वास्तव में इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को चुना था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी गद्दी पर अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को बिठा दिया था, और जिसके समय उसकी माँ शाह तुर्खान बहुत अधिक हस्तक्षेप करती रही, जिससे नाराज होकर फिर से दिल्ली की जनता ने रजिया सुल्तान को वहां का शासक बनाया था। अब आती है रजिया सुल्तान। ये 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासिका रही है। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर निर्णय दिया था। नेक्स्ट है रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों के समान कुबा, जिसको कोट कहा जाता है, और कुला, जिसको टोपी कहा जाता है, पहनकर दरबार में बैठती थी। अगला है किसने कहा था यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महानतम मुस्लिम शासकों में लिया जाता? इसको कहा था एल्फिंस्टन ने। एल्फिंस्टन ने कहा था अगर रजिया
मुसलमान ना होती तो शायद भारतीय इतिहास में मुस्लिम शासकों में सबसे अधिक महान हुए होती। अगला है, रजिया के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो रजिया के बाद गद्दी पर बैठा मोइनुद्दीन बहराम शाह। नेक्स्ट है, नायब मुमालकत का पद किसने सृजित किया? तो इसको किया था बहराम शाह ने। नेक्स्ट है, बलबन अमीर हाजिब के पद पर किसके समय में नियुक्त हुआ? तो आपका उत्तर होगा अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में। अब आगे देखते हैं, नसीरुद्दीन महमूद, ये 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक शासक रहा है। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? तबकात नासरी का लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज किसके दरबार में रहता था? ये रहता था नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में। अगला है, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति किसके हाथ में थी? आपका उत्तर होगा बलबन के हाथ में। अगला है, उलूग खां की उपाधि किससे सम्मानित किया गया था? उलूग खां की उपाधि से गयासुद्दीन बलबन को सम्मानित किया गया था। इसके बारे में खास महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये बहुत सीधा शासक था। इसके समय में सारी शक्ति गयासुद्दीन बलबन ने हथिया ली थी। गयासुद्दीन बलबन इसका ससुर भी था। अब आता है गयासुद्दीन बलबन, ये 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक शासक रहा है। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? इसको अपनाया था बलबन ने। बलबन ने मेवातियों का दमन करने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। अगला है, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बलबन का। अगला है, बलबन अपने आप को किस वंश से संबंधित मानता था? अपने आप को ईरान के अफरासियाब वंश से संबंधित मानता था। अगला प्रश्न है, चालीसा दल का दमन किसने किया? इसका उत्तर होगा बलबन ने। तुर्कान चालगानी का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था और उसका दमन बलबन ने किया था। अगला प्रश्न है, सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर होगा बलबन ने। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है, सिजदा और पाबोस की प्रथा को अपने दरबार में किसने शुरू करवाया था? आपका उत्तर होगा बलबन ने। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथा को शुरू करवाया था। अगला प्रश्न है, ईरानी त्यौहार नवरोज प्रथा का प्रारंभ किसने किया? आपका उत्तर होगा बलबन ने किया। नेक्स्ट है, बलबन के समय में प्रथम गुलाम सरदार का विरोध कौन था? यह हुआ था बलबन के समय में प्रथम गुलाम सरदार का विद्रोह कौन था? यह हुआ था, पहला विद्रोह था 1279 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार तुगरिल खां के द्वारा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे बलबन के दरबार में। अगला प्रश्न है, तूतीय हिंद या भारत का तोता की उपाधि किसकी की थी? ये उपाधि मिली थी अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बंगाल का उत्तराधिकारी कौन था? बलबन का उत्तराधिकारी कौन था बना? तो बलबन का उत्तराधिकारी कैकुवाद बना। नेक्स्ट है, कैकुवाद की हत्या कर किसने गुलाम वंश को समाप्त कर दिया? तो गुलाम वंश को समाप्त करने वाला था जलालुद्दीन खिलजी। इसने उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना की थी।